हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं अंजलि शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट इन दिस वीडियो। और यहाँ पे इस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताने हैं 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो 100% एग्जाम में आएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर को कवर करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को आ जाए। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लोगे, एक तो आपके सभी कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और दूसरा एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए वो आप लोग 110% जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सबने इसको सेव करके रख लेना है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर बिना किसी देरी के। और यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्टर एक्सपेरिमेंट। और रेस्टर हमारे एक फिजिस्ट है और जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डिस्कवरी की, सबको हैरान करने वाली, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। उस समय में ये बात बहुत बड़ी थी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर असर डालते हैं और कैसे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकती है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने ली है एक मैग्नेटिक कंपास और यहाँ पे एक पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैटरी ली, बैटरी और साथ में लगाया स्विच, उसको ऑन या ऑफ करने के लिए, करंट की सप्लाई को चलाने के लिए। अब जब इन्होंने स्विच को क्लोज कर दिया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगा। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसके नजदीक रख दिया एक मैग्नेटिक कंपास। जब तो ये स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में था तब तो इस कंपास को कोई इफेक्ट नहीं आया, ये जिस पोजीशन पर थी वहीं पर रही। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन कर दिया गया, स्विच को ऑन करने पर जब करंट फ्लो करना शुरू हुआ, जो मैग्नेटिक नीडल थी उसमें एकदम से डिफ्लेक्शन हुई। तो देखो कितनी हैरान करने वाली बात है कि जब वायर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर कोई भी इफेक्ट देखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो कंपास की नीडल है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे थी। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन कर दिया, करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीडल ने एक डिफ्लेक्शन शो करी। तो हैरानी तो हुई ना कि ऐसा क्या हो गया करंट के फ्लो करने पर, स्विच के ऑन होने पर, कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसने डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दी। कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी डिस्कवरी रही होगी, सोचकर देखिए ये अपने समय में। और इसी चीज को नोट करने के लिए और ज्यादा आगे स्टडी करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया, जो बैटरी है बैटरी को रिवर्स कर दिया। मतलब जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल था वहां लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल था वहां लगा दिया पॉजिटिव। तो इस तरह से जो करंट की डायरेक्शन थी, करंट की डायरेक्शन भी हो गई रिवर्स। ऑब्वियसली करंट तो पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव की तरफ ही जाएगा ना। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बैटरी को रिवर्स कर दिया, उस वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो गई, रिवर्स। और रिवर्स करने पर क्या नोट किया कि जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इस तरह से आ रही थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरह से आ रही थी, वही करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स हुई, रिवर्स होने पर जो नीडल की डिफ्लेक्शन है उसमें भी एक चेंज जो है वो नोट किया गया, बिल्कुल ऑपोजिट उसने अपनी डिफ्लेक्शन दी। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि करंट का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहां से कंक्लूड किया गया
कि whenever there is a current flowing through the conductor वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। और यहीं से एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई जब इसकी एप्लीकेशंस को लाया गया रियल लाइफ में, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, ये सभी चीजें इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी ही होगी। तो ये अपने समय की बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। ओके, यहाँ हो गया। अब ये डिफ्लेक्शन को याद कैसे रखेंगे हम लोग, उसके लिए एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज स्नो रूल। क्या बोलते हैं इसको? स्नो रूल। स्नो रूल हमें क्या बता रहा है? स्नो रूल कह रहा है कि जब जो करंट है, करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ। करंट कैसे जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ थ्रू अ कंडक्टर, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड above the conductor will deflect the west। तो उस वक्त जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन किस तरह होगी, कौन सी डायरेक्शन में शो होगी? टुवर्ड्स द वेस्ट when the needle is placed above the conductor। तो इस स्नो रूल की हेल्प से स्नो साउथ से नॉर्थ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, और जो नीडल है दैट इज प्लेस्ड अबव द कंडक्टर, तो जो हमारी डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो होगी? वेस्ट में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां से करंट के फ्लो होने पर करंट की डायरेक्शन को देखते हुए जो नीडल की जो डिफ्लेक्शन है उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड वो एक रीजन होता है, वो एक स्पेस होती है जिसमें मैग्नेटिक के जो असर को, जो पूरा का पूरा उसका एक ऑरा है, उसे फील किया जा सके। जैसे कि हम लोग रहते हैं ना, हम लोग खेलते हैं, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, हम देखेंगे कि अगर हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, हमें एकदम अगर ऑपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन फील होती है, लाइक पोल्स है तो रिपल्शन, उस चीज को हम लोग फील कर पाते हैं। और अगर मैग्नेट रखते हैं हम लोग, उसके नजदीक हम लोग कोई पिन लेकर आएंगे, कोई आयरन का कुछ छोटा सा कोई आर्टिकल, कोई आयरन चिप लेके आएंगे, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो उस रीजन को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी अदर मैग्नेटिक एलिमेंट। और आपने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने याद रखना है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग मैग्नेट को असलियत में देखते भी हैं, उसके सराउंडिंग में हमें कोई लाइंस असली में तो नहीं दिख रही है ना, तो उस चीज को आपने याद रखना है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस that represent the strength and direction of the magnetic field। ये वो imaginary lines हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स। और मान के चलो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए आपने बिल्कुल क्लियर रहना है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की तरफ, तब आपने देखना है कि जो फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनसाइड द मैग्नेट, तो इनसाइड द मैग्नेट में देखिए जो हमारे पास डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी साउथ टू नॉर्थ। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कभी भी डायरेक्शन अगर पूछी जाती है ना एग्जाम में, तो आपने याद रखना है
आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड जो है वो डायरेक्शन रहेगी साउथ से नॉर्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत अच्छा है और इसको नोट कर लो अच्छे से। देन इसके बाद क्लोज लूप। ऑब्वियसली बात है कि देखो, अगर हम लोग एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल की बात हम लोग करेंगे, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कैसे आ रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो एक लूप कंप्लीट हो गया ना, तो क्लोज कर्व होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लूप्स विदाउट बिगिनिंग और एंड। तो ये क्लोज लूप है, ये हमारे पास क्लोज कर्व्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये बड़ा अच्छा है। इसके बाद आगे हमारे पास डेंसिटी की बात। डेंसिटी, अगर देखो आप लोग देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हैं तो वो होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा आपने याद रखना है, जब हम लोग पैरेलल लाइंस लगाते हैं, पैरेलल लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, जो लाइनें हैं इक्वी डिस्टेंट है, पैरेलल है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए एंटी पैरेलल लाइंस जो है वो रहती है। ये चीज आपने याद रखनी है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आप लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो बाय मार्किंग द पैरेलल लाइंस। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। इसके बाद है नो इंटरसेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शंस बन रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि दैट व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको या फिर नोट कर लो, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, की जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का क्या सीन रहेगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में एक बड़ा ही अच्छा एक्टिविटी है, कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर, जो बेसिकली रस्टेड का एक्सपेरिमेंट था ही। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक वायर को लिया और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एक साइड पे आ गया हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो वही बात है, जब भी हमने की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज करने पर जब करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, करंट के फ्लो करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड, जो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और ये जो कंपास है वो एक डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगी। और वही जब आप इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, पॉजिटिव टर्मिनल की जगह नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल की जगह आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हो, तब डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफ्लेक्शन अगर इस तरह से है तो दूसरे केस में डिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आपने करंट को रिवर्स करा है। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला है कि अगर आप लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी साथ में ही चेंज होगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे वायर मान लो, अगर वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तब कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सिंपल है, जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैदा होगी।
अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये तो हमने बता दिया ना, किस शेप में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिखाई देगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बात है कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो हमें बताएंगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तो उसकी सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा होगी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर सेम हो। अब अगर हमें डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, तब उसके लिए हमें लगाना होगा यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करा जाए और ये जो थंब है, थंब हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कि किस दिशा में करंट जो है कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, थंब उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब उस समय पर जो कर्लिंग मोशन है, जो कर्लिंग मोशन है फिंगर्स का, वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से सुन लो, अगर करंट मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थंब हमारा जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में ये जो हमारी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं उस डायरेक्शन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है रूल में, इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, thumb clearly बताया that the thumb points in the direction of current, then fingers wrap around the conductor। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रैप करेंगी कंडक्टर के सराउंडिंग में, that will give you the direction of the magnetic field। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो करंट किस तरह से फ्लो करेगा। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव। तो करंट तो जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो थंब जाएगा डाउनवर्ड एंड दिस इज द कर्लिंग मोशन। कर्लिंग मोशन ऐसे आ रहा है, so this will give you the direction of the magnetic field। so अगर यहाँ पे जो करंट है, याद रखिए दैट जो करंट है अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव करने पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज। करंट अगर डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां चलती ही है क्लॉकवाइज। अब इसका ऑपोजिट हो गया कि अगर जो करंट है वो अपवर्ड जा रहा होता, करंट अपवर्ड होता, हमारा थंब अपवर्ड रहना था, देन इस तरह से ये है हमारा कर्लिंग मोशन ऑफ द फिंगर, इस तरह से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रहती, मैग्नेटिक फील्ड। बड़ी अच्छी चीज है, एग्जाम में याद रखना। करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। अगर ये अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम और बहुत बार आ चुका है। इसके अलावा जो आपने याद रखना है, चलो पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। करंट का जो डायरेक्शन रहेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंब, और जिस डायरेक्शन में जो फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में जो कर्लिंग मोशन है फिंगर्स का, दैट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो अपनी कॉपी में, एग्जाम में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। डन, रिवाइज हो गया ना एक बार से आपको। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ
वो है कि जो द डिफ्लेक्शन है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल चेंजेस विद वेरिंग करंट। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे अपने क्या याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको डिनोट करते हैं बी के साथ, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बी के साथ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर आप लोग करंट को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इसके अलावा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट है X और ये मेरे पास है पॉइंट Y। अब जो पॉइंट कंडक्टर के नजदीक है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जो पॉइंट कंडक्टर से दूर है वो जो है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वीक होगी। याद रखना, x का डिस्टेंस आप यहाँ कंडक्टर के साथ देख लो और ये y का डिस्टेंस। x का डिस्टेंस जो है मान लो हमारे पास है समथिंग s1 और जो y का डिस्टेंस है दैट इज समथिंग s2। अब S2 इज ग्रेटर देन S1 कि जो y का डिस्टेंस है कंडक्टर से वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द कंडक्टर। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फील्ड कम होगी। ये है हमारा इनवर्स रिलेशन। ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है एंड दी कंडक्टर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x नजदीक है कंडक्टर के तो x पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y। मान लो जो x पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो B1 है, y पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो B2 है, तो B1 विल बी ग्रेटर देन B2 कि जो x की मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एट पॉइंट y। बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपने जरूर करना है और ये जो डायग्राम है इसको बार बार बना के प्रैक्टिस कर लो, बनानी पड़ेगी एग्जाम में। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, कि अगर सर्कुलर लूप है उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, when a straight wire carrying current is bent into a circular loop, the magnetic field around it forms concentric circles। अभी हमने जो पिछली एग्जांपल करी है उसमें हमारे पास है स्ट्रेट वायर। कहते हैं इसी स्ट्रेट वायर को बेंड करके आपने एक लूप बना दी तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तभी भी हमारे पास अगर हम लोग इसके एक छोटे से करंट एलिमेंट को, एक छोटे से वायर के हिस्से को देखें तो ये छोटा सा वायर का जो हिस्सा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की तरह हुआ ना, तो इतना सा छोटा सा हिस्सा है, सारा नहीं देख रहे हैं। तो इस छोटे से हिस्से के अराउंड जैसे पिछले केस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको कैसे दिखाई देगी, इन द फॉर्म ऑफ concentric circles। और यही सर्कल देखो आगे चल रहे हैं, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा, तो ये चीज है। यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन है वो तो वैसी ही रहेगी, समझ पा रहे हो, क्योंकि उसी वायर को तो हमने बेंड करके सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करा। सो वो चीज है। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, जैसे जैसे हम लोग वायर से दूर जाएंगे द सर्कल बिकम्स लार्जर, सर्कल बड़े होते जा रहे हैं। ये देखो ये वायर के बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट है ना, तो पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, ये भी बन रहा है।
और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो सर्कल्स हैं, अब देखो ऐसे से घूम घूम के वो और बड़ा होगा ना, वो चीज है। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर द सर्कल बिकम्स लार्जर, जो सर्कल है वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। एंड एट द सेंटर ऑफ द लूप, और जो सेंटर ऑफ द लूप है वहां पर आकर ये एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह ही आपको दिखाई देगा। दे अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे बड़ी अच्छी सी बात आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे अपने डायरेक्शन को याद रखने का तरीका क्या रखना है, जहां पे नेगेटिव टर्मिनल है वहां आप मानेंगे नॉर्थ, सिर्फ याद रखने का तरीका बना रही हूँ, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ उसी साइड पे, और जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे साउथ तो आना ही है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ उसी साइड पर लगाना है, याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ। देन इसके बाद each section of wire contributes to the magnetic field line in the same direction within the loop। और यहाँ पे डायरेक्शन को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो डायरेक्शन चलेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम लोगों को पता है आउटसाइड द मैग्नेट, तो इसलिए देखो ये डायरेक्शन ऐसे ही मैग्नेट की बनाई हुई है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ नॉर्थ से चलती चलती साउथ की तरफ, तो डायरेक्शन तो वैसी ही फॉलो होगी। So for a circular coil with n turns, the magnetic field produced is n times that of a single turn due to the cumulative effect of each turn। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बता रही हूँ, यहाँ पे भी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, B की बात कर रहे हैं, that is also directly proportional to I। तो ये चीज तो हमें पहले ही पता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। जो नई बात यहाँ पे पता चली है वो ये है that B is directly proportional to N। N यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपके पास एक ऐसा एक वायर है जिसका आपने एक लूप बनाया, वायर जिसका आपने कितना लूप बनाया, एक लूप बनाया, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कुछ x है। देन इसी तरह से अगर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे ऐसे के साथ, ऐसी वायर के साथ जिसकी हमने 10 लूप्स बना दी बिल्कुल सेम, तो ऑब्वियसली जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो x की बजाय क्या हो जाएगी 10x। ये कहने का मतलब है कि हर एक लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करती है, और अब जितनी लूप्स बनाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो। फॉर अ सर्कुलर कॉइल विद n टर्न्स, जो हमारी कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है कितने भी, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम, वो n टाइम हो जाएगी दैट ऑफ अ सिंगल टर्न। वही मैंने बोला कि अगर सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ x आ रहा है तो 10 टर्न होने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 10x। तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, जितने टर्न उसमें दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट नोट करना है सबने। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। और ये जो सोलेनॉइड का डायग्राम है ना भैया, इसको तो पक्का कर लो, मतलब 10 बार चाहे बना के देख लो, इतना नीट एंड क्लीन बनाना सीख लो कि एग्जाम में एग्जामिनर देख के तो बस खुशी हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कि सोलेनॉइड होता क्या है। अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, एक ऐसी कॉइल जिसमें बहुत ही सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, इतने सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, इतने सारे सर्कुलर टर्न्स हैं कि अगर आप सभी को मिलाकर देखो तो ये किस शेप में आ रहे हैं, ये एक सिलेंडर की शेप में आ रहे हैं। So a solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder। एक नंबर की तो सीधी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड आपने बताना है, इस डेफिनेशन को पढ़ना है अच्छे से। देन नेक्स्ट, अब इसके साथ अगर हम लोग इसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंपेयर करें तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है
वो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी आती है। बार मैग्नेट में भी हमने देखा है नॉर्थ से चलेंगी साउथ की तरफ, ठीक है, तो आउटसाइड जाएगा नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड जाएगा साउथ टू नॉर्थ, क्लोज लूप बन रही है। अब ये चीज भी आपने देख ली है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के साथ कितनी मैच करती हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दोज अराउंड अ बार मैग्नेट। और इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बोला था कि अगर हम लोग पैरेलल लाइंस लगाते हैं तो पैरेलल लाइंस हमें रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड द सोलेनॉइड जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो यूनिफॉर्म होती हैं। मतलब सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम। मान लो ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या रहेगा। यहाँ पे आपको गिवन हो सकता है दैट जो x पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, y पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, दैट B1 विल बी इक्वल्स टू B2, लेकिन कहाँ, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ही। देन नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये पैरेलल तो है ही, यूनिफॉर्म तो है ही। अब आप देखो लाइनें एक दूसरे के कितनी ज्यादा क्लोज हैं, तो यूनिफॉर्म होने के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग भी है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन का पीस रखते हो तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब एक आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इनसाइड द सोलेनॉइड, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि सोलेनॉइड का एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन बताओ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो बनते हैं। लो भाई, विद इन 2 मिनट्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। और डायग्राम को बार बार बना के देख लेना है, इतनी परफेक्शन गेन करनी है बस एग्जामिनर को लगे इस बच्चे को पूरा टॉपिक आता है। देन कम्स, ये हो गया, हम दोनों को कंपेयर कर चुके हैं। देन हमारे पास आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर को रखते हैं देन उसके ऊपर क्या फोर्स जो है वो लगेगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी बन सकती है। ध्यान से देख लो, करा क्या है, यहाँ पे इन्होंने लिया हॉर्स शू मैग्नेट। ये जो हमारा यू शेप्ड मैग्नेट है ना, इसको नाम दिया जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये जो है पैदा करता है। तो यहाँ पे एक साइड पे इसका नॉर्थ पोल, दूसरी साइड पे इसका साउथ पोल। अब हमने क्या किया, इसमें एक कंडक्टर जो है उसको हैंग कर दिया, और यहाँ पे जो इसका एक एंड है दैट इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो इसका दूसरा एंड है इट इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो ए एंड है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और जो बी एंड है वो जुड़ा हुआ है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यहाँ पे एक की लगा दी गई है इस सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। जब भी सर्किट को क्लोज करा, करंट ने फ्लो करना शुरू किया फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये इस कंडक्टर के थ्रू होता हुआ करंट जाएगा। कंडक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे। तो अब अगर ये करंट के रास्ते में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जो है, इसी के थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू करंट जो है वो फ्लो होकर जाएगा टू द अदर एंड। कॉमन सी बात है। तो अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होकर जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक इनवर्ड फोर्स जो है वो फील करेगा। यही एक्टिविटी है सारी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं है इसमें,
बस ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर, जैसे कि इस केस में अल्मीनियम रॉड को सस्पेंड कर रखा है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट, तभी इसके ऊपर एक जो फोर्स है वो फोर्स महसूस होगी और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर हम लोग हमारे थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने पर जो थंब है, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा। देन जो इंडेक्स फिंगर है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो एक डायरेक्शन देगी मोशन, मोशन का मतलब हो गया सीधा सीधा फोर्स कहाँ लग रही है, ये हमें फोर्स के बारे में बताएंगे, ये हमें फील्ड के बारे में बताएंगे और ये हमें करंट के बारे में बताएंगे। फोर्स, फील्ड, करंट, 4 बार बोल लो, याद रहेगा। फोर्स, फील्ड, करंट, फोर्स, फील्ड, करंट, फोर्स, फील्ड, करंट, हो गया याद। यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है हमारे पास जो फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, the magnitude of force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field is maximum। कहते हैं जो मैग्नीट्यूड है कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैक्सिमम तब होगी व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब जो फोर्स फील होगी वो मैक्सिमम होगी, जबकि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है, कौन, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जो फोर्स यहाँ पे फील होगी दैट विल बी मिनिमम। इसका जो बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी है वो क्लास 12th में आता है। अभी के लिए इतनी बात याद रखना, मैक्सिमम कब होगी फोर्स एक्सपीरियंस, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, और मिनिमम कब होगी, जब ये पैरेलल होंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट्स में आपने जो मेन याद रखना है वो ये है कि जो रेड इंसुलेशन में होती है लाइव वायर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल पे मेंटेन रहती है। इसके बाद जो हमारे पास ब्लैक है उसे बोलते हैं, ब्लैक इंसुलेशन में जो वायर होती है उसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर, और ये नेगेटिव टर्मिनल पे होती है, और जो पोटेंशियल इनमें मेंटेन करा जाता है, जो पोटेंशियल मेंटेन करते हैं वो है 220 वोल्ट्स इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे सेपरेट सर्किट्स होते हैं घर में, एक 15 एम्पियर का सर्किट रहता है और एक रहता है 5 एम्पियर का। जो 15 एम्पियर का सर्किट होता है उस पे बड़े बड़े अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे एसी हो गया, गीजर हो गया, और जो 5 एम्पियर वाले होते हैं उस पे छोटे छोटे अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन हो गया, जो एयर कंडीशनर हो गया, उसके देखो बड़े बड़े से 3 पॉइंट वाले प्लग रहते हैं, जबकि जो छोटा सा कोई अप्लायंस होता है, जैसे कोई टेबल फैन हो गया, कोई ऐसे छोटा सा सीलिंग पे फैन लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई ट्यूब है, उसको हम लोग ऐसे 2 पिन वाले के साथ भी, शू के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है, हम लोग इन चीजों को देखते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जो ये तीसरा यहाँ पे पॉइंट लगाया जाता है ना बड़े बड़े अप्लायंसेस के साथ, ये होता है अर्थ वायर का। ये एक हमारे पास तीसरी वायर रहती है जो हरे रंग की इंसुलेशन में होती है। जो अर्थ वायर है ना बच्चा, वो क्या रहती है, वो एक डीप इनसाइड द अर्थ एक मेटल प्लेट के साथ अटैच रहती है। तो इसको लगाने का मोटिव ये रहता है कि जैसे जो बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं जो मेटल बॉडी वाले हैं, जिनके सरफेस पे अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया
और उस चार्ज को रिमूव नहीं किया गया और किसी पर्सन ने उसको टच कर लिया तो उसको बहुत ही बुरे वाला शॉक लगने वाला है, ये चीज होगी। तो उस चार्ज को साथ के साथ रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक अर्थ वायर लगाई जाती है जो एक्सेसिव चार्ज को टू द ग्राउंड टू द अर्थ फ्लो करवा देती है और जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो इसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये चीज हो गई। ये याद रखना, टू इंश्योर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच अप्लायंस, हर एक अप्लायंस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिले इसलिए इनको कनेक्ट करा जाता है पैरेलल में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हमारे पास आ गया अर्थ वायर फॉर सेफ्टी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अर्थ वायर है वो इस तरह से हरे रंग की इंसुलेशन में रहती है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट ब्यूरिड डीप इन द अर्थ नियर द हाउस, ठीक है। तो ये है जो इसको यूज किया जाता है एज अ सेफ्टी मेजर फॉर अप्लायंसेस विद मेटालिक बॉडी। The metallic body is connected to the earth wire providing a low resistance path for current, की जो करंट है वो आसानी से फ्लो कर पाए, रेजिस्टेंस जो है वो लो रहती है उसकी। Ensure that any leakage of current to the metal body keeps its potential equal to that of the earth, preventing severe electric shocks, कि जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं उससे बचाव किया जा सके। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ये एक बहुत ही एसेंशियल डोमेस्टिक सर्किट का कंपोनेंट है। इसका काम है अप्लायंस या सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाना। अब ये ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग तब होती है जब लाइव और न्यूट्रल वायर, मतलब लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल वाली, न्यूट्रल नेगेटिव टर्मिनल वाली, रेड और ब्लैक इंसुलेशन वाली जो वायर्स हैं एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तब होती है ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग से होने वाले नुकसान से कौन बचाता है, फ्यूज। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आएंगे, मान लो इंसुलेशन खराब है, रेड इंसुलेशन ब्लैक इंसुलेशन खराब होगी, तारे एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई तो ओवरलोडिंग तो होगी, ठीक है। इसकी वजह से हो जाती है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एब्रप्ट इंक्रीज इन द करंट, और जब करंट जो है एकदम एब्रप्टली इंक्रीज करता है तो एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ करंट से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। अब रहता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की ये जो वायर यहाँ पे है, ठीक है, ये जो यहाँ पे इसकी है फ्यूज वायर, तो बेसिकली ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाती है। हमने जूल्स हीटिंग लॉ पढ़ा है ना, कि जूल्स हीटिंग लॉ क्या था, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब जो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो डिपेंड करती है करंट की अमाउंट पे। अब करंट तो एब्रप्टली इंक्रीज कर गया तो ऑब्वियसली हीट भी बढ़ेगी, तो बढ़ने वाली हीट से ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने से सर्किट टूट जाता है और फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नुकसान हो सकते हैं उनसे उन्हें बचाया जा सकता है। सो द इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट्स ड्यू टू जूल हीटिंग, ब्रेकिंग द सर्किट एंड प्रिवेंटिंग डैमेज। ओवरलोडिंग के और कारण बता रखे हैं। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल वोल्टेज हाइक्स और कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको बताने हैं 3 ऐसे पॉइंट जो ओवरलोडिंग करा सकते हैं। पहला पॉइंट, जब लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं, कैसे आएंगे, जब इनकी इंसुलेशन खराब होगी। दूसरा, वोल्टेज एकदम से बढ़ रही है। तीसरा, कि बहुत सारे अप्लायंसेस जो हैं एक सिंगल सॉकेट में लगा दी तो सॉकेट बेचारा क्या करे, तो यही होना है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब भाई ये चीज जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको तुम आंसर नहीं कर सकते। क्या आ गया यहाँ पे, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बोला था ना एग्जाम में आया, और कब आया, 2024 में। देन हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज रिप्रेजेंटेड, तुम लोगों को बोला है कि पैरेलल लाइंस लगाएंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो इसको सपोर्ट करने के लिए डायग्राम ही मांगी है। तो मतलब यहाँ पे 1 नंबर हो गया ये बताने का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, और 1 नंबर फिर से हो गया यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने का। लो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन। देन strength of magnetic field B produced by a current carrying solenoid does not depend upon, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। B का वैल्यू N पे डिपेंड करता है, हमें पता है।
रेडियस ऑफ द सोलेनोइड डिपेंड करेगा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनोइड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, अमाउंट से पड़ता है कि कितना करंट है, उससे फर्क पड़ेगा, किस दिशा में करंट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी देख लो 2024 का क्वेश्चन है। देन असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। असर्शन दे रखा है द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल placed near a current carrying wire decreases when the magnitude of electric current in the wire is increased. Strength of the magnetic field at a point due to a current carrying conductor increases on increasing the current through the conductor. हमने पढ़ा है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B is directly proportional to I. अब I को बढ़ाओगे B का वैल्यू बढ़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि करंट को तो बढ़ा दिया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कम हो गई। डिफ्लेक्शन कम हो गई मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई करंट के बढ़ाने पर। ये तो सरासर बात हो गई गलत, तो यहाँ पे असर्शन तो है फॉल्स। रीजन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ये बात सही बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर आप करंट को बढ़ाओगे, तो ये बात सही है। रीजन सही है, रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो रीजन की स्टेटमेंट सही है, लेकिन असर्शन उसके साथ रिलाई नहीं कर रहा है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो 2024 का। देन इसके अलावा और हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ अ पेपर ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैंने बोला था ना आपको अच्छे से वो डायग्राम करनी है, स्ट्रेट कंडक्टर वाली जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में लाइन बनेगी, अभी करवा के हटी हो तुम लोगों को वो चीज। इसके बाद क्या क्या चीजें करनी है हम लोगों को, यहाँ पे मार्क द डायरेक्शन, डायरेक्शन बतानी है करंट की, the corresponding magnetic field lines and state right hand thumb rule and check whether the direction marked by you are in accordance with this rule or not। सारी चीज पूरा आर्टिकल करा है हम लोगों ने। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे आ गया a student fixes a sheet of white paper on a drawing board, he places a bar magnet। बार मैग्नेट रख दिया, कुछ आयरन फिलिंग्स को उसने स्प्रिंकल कर दिया, फिर हल्के से उसने टैप टैप करा। तो बस बताना है कि आयरन फिलिंग का अरेंजमेंट क्या रहेगा। देखो क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा बड़ा करा हुआ है कुछ नहीं पूछा, हम लोगों ने करा है ना अभी डिस्कस। सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उनको ड्रॉ करो, नॉर्थ से साउथ बाहर, देन इनसाइड ऊपर है ना पूरा भी करा है वो चीज। देन what does the crowding of iron fillings at the end indicate? एंड पे जो है वो क्राउडिंग ज्यादा होगी मतलब फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यही इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहां से अगर मैं तुम लोगों को बैक ले जाकर दिखाऊं, ये देखो ये चीज यहाँ पे क्राउडिंग है, यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। फील्ड लाइंस अगर नजदीक है तो ये बता रही हैं कि जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज हो गया। देखो ये सब हम लोगों ने एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड जो एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, ये चीज हो गई। देन व्हाई डू द लाइंस अलोंग व्हिच द आयरन फिलिंग्स लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं और सारी चीज डन। Next, what happens when a bundle of wires of soft iron is placed inside a coil of solenoid carrying a steady current? ये सारा solenoid से related है, इसका आंसर देखो, नहीं पता चलता है तो पूछो। ये देखो कितने सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं। ये देख लो अभी बता के हटिए, देखो 2022 का क्वेश्चन है ये भी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस तुम लोगों को बताया है ना, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, करो रिप्लाई यहाँ पे मुझे। देन ऑल्टरनेटिव करंट कंसिडर टू बी एडवांटेजियस ओवर डायरेक्ट, ये हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसके फेजेस चेंज होते रहते हैं, डायरेक्ट करंट जो डायरेक्ट चलता है। तो यहाँ पे एसी और डीसी का यहाँ पे हम लोगों को एडवांटेज पूछा है एसी का ओवर डीसी। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी। How is the type of current used in household supply different from one given by a battery of dry cells? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंगल लाइन का आंसर है। देन इसके बाद how does an electric fuse prevent the electric circuit
and the appliances from the possible damage due to short circuiting and overloading, ये भी टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है. Then draw the pattern of magnetic field lines of current carrying solenoid, a bar magnet, and list two distinguishing features between the two field lines. आपको अलग अलग पैटर्न बताने हैं और यहाँ पे इनके फीचर्स को डिस्टिंग्विश करना है. लो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और पूरे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एकदम आसान से वे में. तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी. शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अपनी सपोर्ट दिखाइए सो दैट आपका ये अपना चैनल भी बाकी और चैनल्स की तरह ग्रो कर सके. तो चलिए अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना. अभी हम लोग मिलेंगे हमारी अगली क्लास में. टेक केयर टिल देन.